हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी अच्छी हेडिंग है, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए स्टूडेंट, पहले तो मैं इस हेडिंग के बारे में आपसे 1 मिनट बात करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से 1947 के मध्य मानी जाती है। ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म का उदय इस समय काल में हुआ। इसके साथ साथ आपने एक नाम और सुना होगा, कांग्रेस का जन्म भी 1885 में हुआ था। और कांग्रेस के जन्म से लेकर आजादी तक इसको 3 युगों में बांटा जाता है। कितने युगों में बांटा जाता है स्टूडेंट? 3 युगों में बांटा जाता है। तो पहले तो मैं आपके सामने बात कर लेता हूं किन किन युगों में बांटा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1885 से लेकर 1905 तक के काल को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? बताइए जल्दी, किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है नरमपंथी। क्या स्टूडेंट? नरमपंथी। ठीक है, लिबरल या मॉडरेट। और 1905 से लेकर 1919 तक इसको किस नाम से जाना जाता है? 1905 से 1919 तक इसको गरमपंथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से स्टूडेंट? गरमपंथी। इसके बाद 1919 से लेकर 1947 तक का काल किस नाम से जाना जाता है? गांधीवादी। किस स्टूडेंट? गांधीवादी काल, गांधीवादी युग। ठीक, तो यह है पूरी की पूरी कहानी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1885 से हुई। और कब तक? 1947 ईस्वी तक यह कहानी चलती है। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि 1885 से 1947 तक का काल किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। अब स्क्रीन पर सवाल देखिएगा। देखो, इस सवाल को मैं आगे आपको डिफाइन बेहतर तरीके से करूंगा। अभी तो केवल यह समझिएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी का मतलब क्या है? रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है स्टूडेंट किसान। क्या होता है स्टूडेंट? किसान। रैयत का मतलब किसान होता है। और किसान से जो लगान ली जाती है, लगान या टैक्स, टैक्स यहां 3 टाइप से है। किस किस नाम से? रैयतवाड़ी। क्या स्टूडेंट? रैयतवाड़ी। दूसरा नाम क्या है यहां पर रैयतवाड़ी के बाद? अगर जनरली बात करूं, जमींदारी। क्या स्टूडेंट? जमींदारी। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है महलवाड़ी। क्या स्टूडेंट? महलवाड़ी। तो ये 3 नाम हैं, इन तीनों को आपको याद रखना है। क्या क्या नाम? रैयतवाड़ी, जमींदारी और महलवाड़ी। ठीक, तो सवाल का जवाब आपके सामने है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। रैयत का मतलब किसान को जमीन का हिस्सा दिया करती थी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सी कथन यहां पर सही है। स्टूडेंट, अगर समय है पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और इसके बारे में एक शब्द और लिखिएगा। रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो क्या बताएंगे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। लिख देता हूं, कैप्टन रीड। रीड ऐसे है ना, कैप्टन रीड। ये 2 नाम याद रखना है, थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। मुनरो व कैप्टन रीड। ओके स्टूडेंट, ये रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू करने वाले अंग्रेजों के नाम हैं, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी सिस्टम अगर आपसे कोई सवाल पूछता है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए तमिलनाडु। कहां पर स्टूडेंट? तमिलनाडु। उसके बाद बॉम्बे, मद्रास और असम। तमिलनाडु, बॉम्बे, मद्रास और असम में लागू होने वाली लगान व्यवस्था को रैयतवाड़ी कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट स्टूडेंट? यहीं पर सवाल को और ऑपरेशन कर लेते हैं। हिंदुस्तान में लगान, आपने मूवी सुनी लगान? अगर ये पूरे भारत की जमीन है तो जमीन को कुछ ऐसे था। 51% भूमि पर तो रैयतवाड़ी लगता था स्टूडेंट। क्या लगता था? रैयतवाड़ी। ये पार्ट नंबर, अगर आप देखोगे इसको, पार्ट नंबर 2 में है। कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 2। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये पार्ट नंबर 4 है वीडियो का। कौन सा? पार्ट नंबर 4। क्लियर है स्टूडेंट? पार्ट नंबर 1, 2, 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। तो पार्ट नंबर 4 में हम ये जिक्र कर रहे हैं। तो भारत के 51% भूमि पर कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी? रैयतवाड़ी।
और भारत की कुल भूमि के 19% पर क्या हुई थी? जमींदारी। कौन सी स्टूडेंट? जमींदारी। और बची कितनी? 30%। 30% पर कौन थी? माहलवाड़ी। ठीक है स्टूडेंट, तो सवाल ज्यादा और नहीं खींचते, बस इतना ही काफी है। तो क्वेश्चन का जवाब आपको बस याद रखना फर्स्ट का सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन थे भैया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक पूछा है, तो आपका जवाब क्या होगा? कौन थे? तो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल का जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो हमें यहां पर एक बात और समझना है। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कहानी 1885 के आरंभ में कलकत्ता के प्रसिद्ध पत्र, ठीक है ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो क्योंकि कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है, बताइए इससे पहले किन किन नामों से इसको जाना गया, कौन कौन व्यक्ति थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से पहले कौन कौन सी पार्टियां हिंदुस्तान में बन रही थी और उनके फाउंडर कौन थे। तो ये सवाल है, छोटा सा है, पूछ लेता है तो आपके माइंड में आना चाहिए। तो सवाल है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखोगे स्टूडेंट, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको अपने माइंड में सेट कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक, ऑपरेशन कुछ ऐसा है, पहले तो शब्द है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। आईएनसी की स्थापना कब हुई? आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई। कब हुई स्टूडेंट? 1885 में हुई। कहां पर हुई? बॉम्बे में हुई। कहां पर स्टूडेंट? बॉम्बे में हुई 1885 में। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई। कब तक मेला चला ये? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक। क्लियर स्टूडेंट? अब सवाल है 1885 में बॉम्बे में हुई, 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक। अब सवाल है 1885 में तो हुई, तो जगह का नाम क्या है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुल दास संस्कृत, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यह स्कूल का नाम है भाई। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। क्लियर है? जब इसकी स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसमें पहली बार कुल कितने लोग गए? तो आपका जवाब होगा कि पहली बार जब कांग्रेस का जन्म हुआ तो इसमें कुल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? जल्दी बताइए स्टूडेंट। पहली बार जब कांग्रेस का जन्म हुआ तो इसमें कितने लोग पहुंचे और कहां पहुंचे? तो यह सवाल पूछा जाए तो कुल कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया? बोलो बोलो स्टूडेंट। कुल 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कितने स्टूडेंट? 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ए ओ ह्यूम। क्या स्टूडेंट? ए ओ ह्यूम। क्लियर है? ए ओ ह्यूम कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन बने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। क्लियर स्टूडेंट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1885 में हुआ। कहां हुआ? बॉम्बे में। किस डेट के बीच में हुआ? यहां पर हुआ। किस स्थान पर हुआ? यहां पर। इसमें कितने लोग सम्मिलित हुए? 72। फाउंडर कौन? ए ओ ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सवाल यह पूछा जाए कांग्रेस का अधिवेशन, तो अधिवेशन कुछ और नहीं है स्टूडेंट। अधिवेशन का मतलब है कांग्रेस की मीटिंग कितने दिन चलती थी? तो याद रखना प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलती थी और यहां पर नए अध्यक्ष का चुनाव होता था। और एक बात और समझना है, हर वर्ष मीटिंग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हुआ करती थी। और शर्त क्या थी? एक व्यक्ति लगातार अध्यक्ष बन के नहीं रहेगा, हां अलग अलग समय पे वो व्यक्ति अध्यक्ष रह सकता है। क्लियर हो गया? और लोकल जहां पर मीटिंग हो रही है वहां का सामान्य व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं होगा। अगर देखो सवाल यह है दिल्ली में बैठक हुई तो दिल्ली का व्यक्ति उसमें अध्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, तो यह ध्यान देना है। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहा कांग्रेस का? तो 3 व्यक्ति हैं जो 3-3 बार रहे। 3 व्यक्ति हैं जो 3-3 बार रहे कांग्रेस के अध्यक्ष। उन तीनों के नाम क्या है? एक का नाम तो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये 3-3 बार रहे भाई, दादा भाई नौरोजी। दूसरे का नाम है, क्या नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर देश के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है स्टूडेंट? और जो पहले व्यक्ति का नाम दादा भाई नौरोजी, ये कौन थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको ये उपाधि दी गई। तीसरे व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है स्टूडेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ये कितनी कितनी बार रहे? 3 टाइम्स रहे। ठीक, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए, तो 9 बार, 9 अधिवेशन हुए कलकत्ता में। कहां पर स्टूडेंट? कलकत्ता में 9 बार अधिवेशन हुए। क्लियर है? सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन कहां हुए? कलकत्ता में। आप कहोगे क्यों हुए वहां? क्योंकि उन दिनों देश की राजधानी कलकत्ता थी। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? तो सवाल है, तो सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। तो अब मुझे एक बात बता दो, सवाल का जवाब क्या है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इतना ही काफी है इसमें। नेक्स्ट सवाल में आगे बताऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? मतलब नरम दल, और आप सबको पता है नरम दल के तौर पर ये नहीं जाना जाता जी। ये बाल गंगाधर तिलक, क्यों भैया? ये कौन थे? अरे भैया बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। आपने एक नाम सुना, लाल बाल पाल? लाल बाल और पाल, ये तो ईंट का जवाब किससे देते थे? अरे बोल तो दो। सोच रहे होगे पत्थर ना, हथौड़े से देते थे, हथौड़े से। अगर कोई ईंट मारेगा तो सर में हथौड़ा मारेंगे, छोड़ते ही नहीं थे। कौन थे ये? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। क्या नाम? बिपिन चंद्र पाल। ये वो लोग हैं जो किस नाम से जाने गए हैं? गरमपंथी। क्या नाम? गरमपंथी। क्लियर है? तो इसमें क्या नाम आ गया? बाल गंगाधर तिलक, हिंदुस्तान की बेताज बादशाह। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? बेताज बादशाह। और भैया इनका टाइटल क्या है? लोकमान्य। क्या बोलते थे लोग इनको? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इनके बारे में एक तथ्य और है, इन्होंने 2 त्योहारों की शुरुआत करी, 2 फेस्टिवल। कौन कौन से? शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र में सुना होगा शिवाजी उत्सव, और दूसरा है गणेश उत्सव। इनकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। इनके 2 अखबार भी थे। अखबार का नाम क्या? मराठा। क्या नाम है स्टूडेंट? मराठा। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम जल्दी बताओ। केसरी। क्या नाम स्टूडेंट? केसरी। मराठा और केसरी इनके 2 न्यूज़पेपर हैं। इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या? गीता रहस्य। क्या नाम है स्टूडेंट? गीता रहस्य इनकी प्रमुख किताब है। किनकी? बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने राजनीति के तौर पर कौन सा राजनीतिक दल की शुरुआत की? एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग। होम रूल लीग। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, होम रूल लीग की। अब सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया है, इससे ज़्यादा नहीं खींचते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सारा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करा दूंगा, बस लगे रहो, पढ़ते रहो, पेन रजिस्टर लेके बैठना और माइंड चलाते रहो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अच्छी लगे तो कमेंट करो, और ज़बरदस्ती कुछ नहीं भाई, अच्छा लगे तो कमेंट करना, नहीं तो देखते रहो। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बंबई में गठन हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बंबई में गठन हुआ था। देखो सवाल तो आपके सामने है। सवाल क्या पूछ रहा? ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस। बताओ भैया जल्दी जल्दी। वेल डन, बहुत बढ़िया। क्या जवाब आएगा? पढ़ो पढ़ो, सभी जवाब दीजिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1920 में हुआ था, याद रखना है। 1920 में। किसके द्वारा हुआ था? एम.एन. जोशी। एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी व लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा। क्लियर है? लाजपत राय के द्वारा हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। कब हुआ था? 1920 में। क्लियर है स्टूडेंट? ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, मैं यहीं पर कुछ चीजें और बता देता हूं जिससे कि सवाल और अच्छा सा बन जाए। लिख लो पेन रजिस्टर लेके। सवाल कुछ पूछ लेता है कि बताइए कांग्रेस की स्थापना के बाद के संगठन। जब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो उसके बाद में भी कुछ संगठन बनते रहे। अब कौन कौन से संगठन बने? लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो बना था यूनाइटेड इंडियन, देख लो, लिख लो, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक, ये कांग्रेस के जन्म के बाद बने एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ये पूछा गया सवाल है, सर सैयद अहमद खां।
अहमद खां। दूसरी अगर बात करूं, होम रूल लीग, होम, ये दूसरा है, रूल लीग, आप सभी को पता है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और कौन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट बना जिसकी वजह से इसको याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा एक बात और, इनका ईयर और लिख लूं, कभी आप भूल जाओ। इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। होम रूल लीग की अगर आपसे कोई सवाल पूछे, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916, 15-16 में, 1915 और 16 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी सन 1920 में, 1920 में, एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट एक दो इंपॉर्टेंट और लिख देता हूं जिससे बात खत्म हो जाए। स्वराज पार्टी, स्वराज्य पार्टी, किसने स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास, C.R. दास व मोतीलाल नेहरू। ठीक है स्टूडेंट? अभी थोड़ा सा एक दो और लिख लूं जिससे कि दिक्कत ना हो। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये वो हैं जो सवाल आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के जन्म के बाद जो संगठन बने वो हैं। इसकी स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने स्टूडेंट? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? अगर एक दो और लिख लूं मैं, अगर आपको अलाउ करो भैया, लिखूं? बताओ जल्दी भैया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी ये भी आप समझ लो, 1939 में, 1939 में। ठीक, और ज्यादा नहीं लिखते, काफी है इतना ही। ठीक, तो सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। सवाल का जवाब क्या आएगा? 1920 में। ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। ठीक, इसका जवाब तो ये है, और सारी जवाब मैंने आपको लिख दिया, लिख लेना इसको। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिया? भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिया? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूछ रहा है, मतलब 1885 से 1947 के दौरान अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिया। अब बताओ भैया क्या जवाब आएगा अखिल भारतीय हड़ताल को? रोलेक्ट कानून के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन। बिल्कुल सही है भैया, रोलेक्ट एक्ट आया था, काला कानून था जिसके कारण जलियांवाला बाग हुआ। तो आपको याद रखना, रोलेक्ट एक्ट के कारण अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिया था। ठीक, कब हुआ था रोलेक्ट एक्ट? अगर आपसे कोई सवाल पूछता है रोलेक्ट एक्ट कब हुआ, तो रोलेक्ट एक्ट का मतलब क्या होता है? काला कानून होता है, ब्लैक लॉ भी बोलते हैं। और जो रोलेक्ट एक्ट है ये भारत में आया कब था? बड़ा खतरनाक तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब होगा 30 मार्च 1919, 30 मार्च 1919, 1919। ठीक है स्टूडेंट, 30 मार्च 1919, जिसके कारण रोलेक्ट एक्ट का मतलब क्या था? हिंदुस्तान के अंदर बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील या बिना अपील किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कहां गिरफ्तार किया, क्यों किया, कोई जवाब नहीं देना, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। और एक बात बताओ भाइयों, अगर भारत के अंदर से ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो परिवार वाले तो दुखी होंगे ही। तो इस तरीके से भारत के बहुत सारे युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कहां पहुंचा दिया गया अंग्रेज नहीं बताते थे। इसी के कारण भारत के अंदर अखिल भारतीय हड़ताल का शुरुआत हुई। ऐसी ही एक हड़ताल 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाले बाग में हो रही थी, जिस जलियांवाले बाग में अंग्रेजों में एक डायर था जिसका नाम क्या था? ब्रिगेडियर रेगिनोल्ड डायर, ब्रिगेडियर रेगिनोल्ड डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया और बहुत से भारतीय, निहत्थे भारतीयों को उसने भून डाला। गजट के अनुसार 1500, कुछ न्यूज़पेपर 5000 हत्याएं बताते हैं। तो अगर आप देखो, चाहे 1500 चाहे 5000, वो भारतीय ही थे जिनको अंग्रेजों ने मारा था। ठीक, तो इस बारे में आपको यहां पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? अब सवाल आपके सामने है, मुस्लिम लीग का संस्थापक। देखो, अगर आपसे कोई यह सवाल पूछे मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, तो जवाब होगा नवाब सलीमुल्लाह। कौन? नवाब सलीमुल्लाह। अगर आपसे, अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सन 1906 में। कब हुई? 1906 में। देखो सवाल बड़ा अच्छा है,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सन 1906 में हुई। किसके द्वारा हुई? अब सवाल यह आता है, किसके द्वारा हुई? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई। और हुई कहां पर? ढाका में। कहां पर स्टूडेंट? ढाका में इसकी स्थापना होती है। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं मुस्लिम लीग के? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनते हैं आगा खान। कौन स्टूडेंट? आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है, और कोई पूछे तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। पहले अध्यक्ष कौन बने? आगा खां। और किसने बनाई? नवाब सलीमुल्लाह ने बनाई। और कहां पर बनी? ढाका में। और मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां? लखनऊ में। यह आप लोगों को बस इतना याद रखना है। आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? अब आप जैसा कि सब जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक पूछ रहा है, तो पहली बैठक तो आप जानते हो 1885 में हुई होगी। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, मतलब कांग्रेस का जन्म ही 1885 में हुआ। अगर आपसे स्टूडेंट कोई पूछे 1885 से सन 1948 तक, 1885 से सन 1948 तक कांग्रेस के कुल अधिवेशन कितने हुए? 56 अधिवेशन हुए स्टूडेंट। कितने? 56 अधिवेशन। कितने? 56। पहला अधिवेशन 1885 में कहां हुआ था? बंबई। कहां पर स्टूडेंट? बंबई। ध्यान देना। और बंबई में इसके अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। कौन स्टूडेंट? WC बनर्जी। और 1948 में आजादी के बाद अधिवेशन कहां हुआ? जयपुर में। कहां स्टूडेंट? जयपुर में। और जयपुर में इसके अध्यक्ष कौन थे? जयपुर में अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो 1885 से 1948 के बीच में कांग्रेस के कुल अधिवेशन कितने हुए? 56 हुए। और पहला अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में हुआ। और सबसे ज्यादा 9 अधिवेशन कहां हुए? कलकत्ता में हुए। कहां हुए? कलकत्ता में। अगर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक, अगर कोई पूछे गांव में कहां हुआ अधिवेशन पहली बार गांव में, तो फैजपुर में हुआ। कहां पर स्टूडेंट? फैजपुर, बंगाल में है ये। फैजपुर बंगाल में। अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1937 में। गांव में हुआ था। ठीक है, तो और भी बहुत सारे सवाल हैं, बीच बीच में मैं करता चलूंगा। तो इसका जवाब क्या हुआ? पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, अरे भैया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बड़ा जबरदस्त शब्द है, तो किनको कहा गया? दादा भाई नौरोजी को कहा गया। किसको? दादा भाई नौरोजी को कहा गया। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्ष बने? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। अब कब कब रहे हैं, सवाल ये भी पूछा जाए तो आपके सवाल में जवाब आएगा। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले 1886 में बने, कलकत्ता अधिवेशन में। कहां पर स्टूडेंट? कलकत्ता अधिवेशन। दूसरी बार बने 1893 ईस्वी में। कहां पर बने? लाहौर में। लाहौर। तीसरी बार कब बने? 1906 में। 1906 में। कहां पर? फिर कलकत्ता। क्लियर है स्टूडेंट? दादा भाई नौरोजी। और ऐसे बिंदास पर्सनैलिटी थे कि इंग्लैंड की संसद में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारत से इकलौते व्यक्ति थे शुरू में, सबसे पहले जो सांसद बन गए थे। तो समझ गए कितनी बड़ी ताकत होगी दादा भाई नौरोजी की। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थी। अंग्रेजों की तो हालत खराब होती थी इनसे, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते थे। और एक किताब लिखी थी। क्या किताब लिखी थी? भारत से अंग्रेजों तुम धन का निष्कासन कर रहे हो, धन के निष्कासन का सिद्धांत, इनकी एक किताब थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, महान व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? भैया ये भी इसका पूरा ऑपरेशन कर दें तो देख लो, ऑपरेशन कर लेते हैं। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1885 में। उन दिनों इंग्लैंड की रानी कौन थी? इंग्लैंड की रानी, क्योंकि इंग्लैंड की रानी भारत की रानी, इस वजह से भारत की रानी या इंग्लैंड की रानी याद रखना है। कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी स्टूडेंट? विक्टोरिया। जिन दिनों कांग्रेस का जन्म हुआ, विक्टोरिया। उन दिनों इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड का पीएम, इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो आपको याद रखना ग्लैडस्टोन। कौन था स्टूडेंट? ग्लैडस्टोन। उन दिनों भारत का कौन था? वायसराय। उन दिनों भारत का वायसराय कौन था? वायसराय का ही दूसरा नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ये ध्यान देना, लिख लेना भैया स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है उन दिनों भारतीय सचिव कौन था? उन दिनों भारतीय सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन था? किम बर्ले। कौन था स्टूडेंट? किम बर्ले। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है?
तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। 1885 में कांग्रेस किसने बनाई थी, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा बनी थी, एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, तो सारे पॉइंट्स लिख लिया, अब जहां से भी सवाल आए जवाब दे देना। तो कौन था, लॉर्ड डफरेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। अरे भैया भैया अभी तो बताया था सवाल का जवाब, कौन थे वो, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब कैबिनेट मिशन, अब सवाल है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहले तो याद रखो कैबिनेट मिशन भारत में आया कब, मार्च 1940 में आया। कब भैया, मार्च 1940 में। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत के अंदर भारत का संविधान बनाने में मदद करनी, ठीक है, जिसमें 3 लोग आए थे। कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए थे भारत में, 3, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। लॉरेंस अध्यक्ष था, 3 सदस्य थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स। अब बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, आगे बढ़िए बस इसमें। अब जवाब क्या आएगा, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। दूसरा ऑप्शन है, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, ना ऐसी कोई बात नहीं। इसने आईसीएस और भारतीय विस्तार किया, ना इसमें कोई बात नहीं है, केवल पहला जवाब आएगा ये, बात खत्म करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। एक बात बताओ, सवाल ये पूछ रहा है 1904 में जब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उन दिनों भारत का वायसराय कौन था। तो आपको याद रखना लॉर्ड कर्जन था, भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है इसको। लॉर्ड कर्जन को किस नाम से जाना जाता है, भारत का औरंगजेब, क्योंकि भारतीय से बहुत चिढ़ता था ये। यही था वो गद्दार जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया था सन 1905 में। कब किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन। तो ऐसे ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लेके आया था लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िएगा, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय व्यक्ति का नाम। तो भैया सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे। आईसीएस में भारतीय व्यक्ति अगर कोई चुने गए तो क्या नाम था उनका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये इस वजह से बता रहा हूं कि परीक्षा में सवाल आ जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बताइए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे, तो इनको आप अपने माइंड में याद रखिएगा। सुभाष जो आईसीएस बनने वाले कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कहीं कहीं सत्येंद्रनाथ भी है इनका नाम, क्या नाम है, सत्येंद्रनाथ। अच्छा एक बात और सबसे, जिससे कि मैं आपको क्लियर करूं, जिससे कि समस्या ना आए, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये तो बने थे सन 1800, कब बने थे स्टूडेंट, सन 1874 ईस्वी में। लेकिन ये पूछ रहा पहला भारतीय, तो पहला भारतीय नहीं है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये ध्यान देना है ना, पहले भारतीय नहीं। पहले भारतीय तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कब बने थे, 1863 ईस्वी में बने थे। क्या नाम था उनका, पहले आईसीएस, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये याद रखना भैया सवाल का जवाब, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक, पहले आईसीएस ऑफिसर भारत के, फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर, ठीक है। और अगर आपको सवाल पूछता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब बने, 1874 ईस्वी में बने, ठीक, 1874 ईस्वी में। यह आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने अगर इसकी बात चलाई है तो इसके अपने माइंड में याद रखिएगा। जवाब क्या आएगा, सवाल का जवाब तो आएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन जैसा सवाल पहले भारतीय चुने गए अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। लेकिन अब मैंने इसका भी जवाब दिया, तो सवाल का जवाब तो ये है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब बने, 1874 में। ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस भी बने। अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस कब बने आईसीएस ऑफिसर, तो आपका जवाब होगा आईसीएस ऑफिसर सन 1919 में बने। कब बने, सॉरी 1920 में। सुभाष चंद्र बोस कब बने, 1920 में, ठीक। पहले आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऐसे अपने सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो डीएम थे, कहां के डीएम थे, असम के, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक तो आपको मैंने अभी बताया है कौन थे भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, तो बोलो जल्दी, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ये कांग्रेस के संस्थापक हैं, ठीक है। पहले इन्होंने कांग्रेस का नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन, आईएनयू। इन्हीं का नाम दादा भाई नौरोजी ने आईएनयू का नाम चेंज करा के क्या नाम रख दिया था, आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। हर्मिट, ये हर्मिट नहीं है, ये समिट है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, या समिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन का जवाब आएगा तो अच्छा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट, बिल्कुल सही बात है, हर्मिट।
हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? अरे भैया ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। देखो मैं यहां पर सारी चीज बता देता हूं। महात्मा गांधी शब्द आते ही महात्मा, पहली बात तो महात्मा न किसने कहा था? इनका नाम क्या था? वैसे इधर नाम लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, क्लियर है स्टूडेंट? इनको महात्मा किसने कहा? नीचे लिख रहा हूं। महात्मा तो कहने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा। किसने कहा था? महात्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर है भैया नाम, रविंद्रनाथ ठाकुर। इन ठाकुर को ही टैगोर बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने नाम चेंज कर दिया। महात्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बापू, अरे भैया बापू, बापू किसने कहा? बापू कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? बापू कहने वाले कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे कोई सवाल पूछता राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता कहा हिंदुस्तान के वन मैन आर्मी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी, वन मैन आर्मी सुभाष चंद्र बोस। देश आजाद करा दिया और इतिहास में इनको जगह ही नहीं दी गद्दारों ने। ठीक है, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। अभी सुनिएगा। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे नंगा फकीर, इनको एक नाम दिया था नंगा फकीर, क्योंकि कपड़े कम पहनते थे, धोती कुर्ता ही तो पहनते, धोती। तो नंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने। किसने स्टूडेंट? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। तो इनके कितने सारे नाम हो गए? महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता और नंगा फकीर। किसने कहा? चर्चिल ने कहा। तो सवाल का जवाब ऑपरेशन के साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो जी कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने की थी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देने की थी। देन थी क्या? प्रभाव देन क्या थी? तो बताओ भैया क्या थी? भैया सबसे ज्यादा जो प्रभाव इन्होंने पहुंचाना, सवाल है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो खुल्लम खुल्ला कहा था इंग्लैंड लुटेरा है और भारत के धन का निष्कासन कर रहा है, और भारत में गरीबी का मुख्य कारण इंग्लैंड है। नहीं तो सोने की चिड़िया को गद्दारों ने लूट लिया। तो डायरेक्ट एक पहला साहसी व्यक्ति था जिसने ऐसा कहा था। क्या नाम था? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। खुल्लम खुल्ला कहा जी ये तो। दूसरा ऑप्शन क्या है? उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। हाँ ये दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो बताइए जवाब क्या आएगा? इसमें बेहतर जवाब ये आएगा। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा इसी पर बात करी। और भारत के अंदर बजट पर भी चर्चा पहली बार इन्होंने की। बजट की बात भी इन्होंने पहली बात करी। आर्थिक दृष्टि से भी भारत में इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में ये सारे शब्द याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की पे चलते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भैया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स। क्या नाम है? सर विलियम जोन्स। दूसरा ऑप्शन चार्ल्स विल्किंस। तीसरा ऑप्शन है डेविड हेयर। नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल। तो ये कांग्रेस की संस्थापना के पूर्व के संगठन हैं। ठीक है, क्या नाम है? कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठन के तौर पर इनको जाना जा सकता है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। बताओ भाई जल्दी जल्दी, आपके सामने हैं, शायद जवाब दे पाओगे, सबके पास है। बताइए इसका जवाब क्या आएगा? गुड गुड गुड, सही, आप सही जवाब दे रहे हैं, वेल डन। क्या जवाब आएगा इसका? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? अरे भैया कहां से सवाल आ गया? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, बताओ ये बीच में आ गया। ठीक, चलो इसको भी यहां पर ऑपरेशन तो कर ही देते हैं, क्या जा रहा है, ऑपरेशन ही तो करना है। बताइए क्या आएगा जवाब? जवाब 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 जल्दी बताइए स्टूडेंट,
1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार था। क्लियर है? तो ये आपका सबसे बेस्ट जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए। पहले भी चर्चा हो चुकी है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखने वाला मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। यह भी बता देता हूं, पाकिस्तान शब्द को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बताइए। कैम्ब्रिज स्टूडेंट का एक स्टूडेंट था, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द दिया किसने? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। क्लियर है? और चौधरी रहमत अली ने यह नहीं कहा था देश बना लो। चौधरी रहमत अली ने तो कहा था अगर लड़ाई कर रहे हो तो एक काम करो, जो लड़ने वाले इकट्ठा हो जाओ, बना दो पाकिस्तान, एक राज्य बना दो। क्लियर है? और मोहम्मद कवी इकबाल ने इसका समर्थन किया था। मोहम्मद कवि इकबाल ने इसका समर्थन किया था कि ठीक है भैया, बिल्कुल सही कह रहे, लड़ने वाले एक साथ हो जाओ, लड़ाई ना होने की देश में, एक साथ रहोगे, पाकिस्तान के नाम से एक राज्य बना दो। राज्य, देश नहीं, राज्य। मोहम्मद कवि इकबाल कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखने वाले राइटर का नाम है। अच्छा, इन्होंने तो केवल इतनी बात करी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको देश के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। देश के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और सुनो, पाकिस्तान शब्द का मतलब क्या है, जिससे कि क्लियर हो जाए। पाकिस्तान, ये था नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बाद में पाकिस्तान बोलते थे। पैसे क्या बना? पंजाब। क्या बना? पंजाब। आ से क्या बना? अफगान। क्या बना स्टूडेंट? अफगान। का से क्या बना? कश्मीर। अरे भैया, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट तो कर ही सकते हो, ठीक है? और भाई आपकी मर्जी है। देखो, पैसे आया, ऐसे आया, कैसे क्या आया? कश्मीर। सा से क्या आया? सिंध। क्या आया स्टूडेंट? सिंध। और तान से बलूचिस्तान। 5 प्रांतों की नगरी का नाम पाकिस्तान। अब ये मत समझ लेना सारे के सारे, कुछ हिस्सा पंजाब से लिया, कुछ अफगान से, कुछ कश्मीर का, कुछ सिंध का, कुछ बलूचिस्तान का, और 5 प्रांतों की नगरी का नाम बना पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पाकिस्तान देश के तौर पर सृजन करने की बात की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, अब 1929 के अधिवेशन की बात कर रहा है तो याद रखना 1929 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में। और क्या बात की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किस चीज की? पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी। तो जवाब बताइए क्या आएगा? पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी, भाई ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्या 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कब भैया? 1908 में। 1908 में एक हत्याकांड हुआ। अब यह हत्याकांड हुआ कहां, यह भी समझना है। 1908 में अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जो एक बड़ा षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, वह षड्यंत्र 1908 में कहां पर हुआ, तो 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के द्वारा यह किया गया मुजफ्फरपुर प्रेसिडेंसी में। मुजफ्फरपुर कहां पर है? बंगाल में। कहां पर स्टूडेंट? बंगाल में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में उसकी गाड़ी से मिलती जुलती गाड़ी पर बम फेंका। गलती से बम दूसरी गाड़ी पर लग गया। उसमें 2 महिलाएं थी। कौन कौन सी? कुमारी कैनेडी और श्रीमती कैनेडी। उन दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है। इस बार में प्रफुल्ल चाकी ने तो अपनी आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और इस केस को भैया क्या कहा जाता है? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? मुजफ्फरपुर कहां पर है? बंगाल में। अब मुझे बताओ सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। बिल्कुल मारना चाहते थे। श्रीमान क्यों लगाया जा रहा है? गद्दार था ये तो। श्रीमान गलत, श्रीमान नहीं। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। अब देखो क्वेश्चन का जवाब तो आपके सामने आ ही चुका है। वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री
की गाड़ी पर फेंका गया था। वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। खुदीराम क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। पहले तो ये याद रखना, जो बम फेंका गया था उस बम में मारी कौन गई थी? उसमें मारी गई थी कौन? कुमारी कैनेडी और श्रीमती कैनेडी। क्लियर? तो ये जो पहला वर्ड है वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री गाड़ी पर फेंका गया था, ये तो गलत है। किस पे फेंका गया था? किन पर? कुमारी कैनेडी और श्रीमती कैनेडी। ठीक, तो ये दोनों वर्ड हैं, दो फीमेल मारी गई थी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो अब इसमें जवाब क्या आएगा? 2 और 3, इसका सी जवाब आएगा, 2 और 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? और भैया ये आपसे अनुक्रम लगवा रहा है कि बताइए अनुक्रम क्या है, किस सीक्वेंस से आप इसको लगाओगे। तो बताओ इसका सीक्वेंस क्या आएगा, जल्दी। आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल, जल्दी दे बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है, जल्दी बताओ स्टूडेंट, आपके सामने है, आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गुड, आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में जवाब दे सको तो दे दो। 15 सेकंड, वेल डन, गुड, बहुत सुंदर, वेल डन। जवाब दे रहे हैं आप भी, देते रहिएगा। लिखो, कमेंट करने में क्या जा रहा है भाई, कमेंट तो कर ही सकते हो ना, जवाब के तौर पर ही कमेंट कर दो। क्या आएगा सीक्वेंस? सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। पहले आएगा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल क्या है? भारतीय जजों को विदेशियों को सजा देने का अधिकार। जो भारत में जज है वो अंग्रेजों को भी सजा दे सकता है, क्योंकि भारतीय जज को यह अधिकार नहीं था कि अंग्रेजों का केस सुने। तो पहले तो आया इल्बर्ट बिल, फिर क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार, सभी जानते हैं ना, 1909। फिर कौन आया? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब आया? मार्च 1919। और फिर लास्ट में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में। तो घटना क्या आई? ये सीक्वेंस बना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैचिंग करिएगा। अब मैचिंग करा रहा भैया, तो सवाल का जवाब तो आपके सामने आना चाहिए जल्दी स्क्रीन पर। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बिल्कुल पहले का ए देखो कहां है, तो पहले का ए तो अभी तो यहां पर है, ए और सी वाले ऑप्शन है, या तो ए आएगा ऑप्शन या सी आएगा। मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय ने स्थापना करी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1915 में और 16 में, सॉरी 1916 में। तो बी का सेकंड कहां देखो, तो बी का सेकंड तो भैया ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, ये वाला। ठीक है, और सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना। और वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो क्या आएगा इसका? ए जवाब आएगा।